गुड मॉर्निंग। ओके चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स को बताना है। गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग दिव्यांशी। क्या बताना है आपको? डायरेक्शन के एलिमेंट्स बताने हैं। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप या फिर बोथ ए एंड सी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे, 1 लिखेंगे और फिर आंसर करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग मिस्टेक। अच्छा 4 एंड 20th को है। ओके 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 गुड। अंतरा का है आज एग्जाम, है ना? गुड मॉर्निंग प्रियंका। ओके चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपको बताना है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में। इनमें से कौन से वाले क्या है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं? मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप या फिर बोथ ए एंड सी। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। डायरेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं डायरेक्शन में? एक तो मोटिवेशन आता है और क्या आता है हमारा? लीडरशिप आता है। वेरी गुड, राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Ahmed is working at a middle level of management in Alpha Private Limited. He is responsible for workforce planning and his designation includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. Identify the function of management performed by Ahmed. आपको बताना है कि मैनेजमेंट का कौन सा वाला फंक्शन यहाँ पे अहमद परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है उसके फंक्शंस क्या क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन। तो हमें पता ना ये सारे के सारे किसके अंदर करते हैं, ये सारे के सारे किस चीज के अंदर परफॉर्म करते हैं? हम जल्दी से बताओ किस चीज के अंदर परफॉर्म करते हैं ये सारे? गुड मॉर्निंग निकिता, वेरी गुड। किस चीज के अंदर करते हैं ये सारे फंक्शंस? हम स्टाफिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। तो उसको क्या क्या काम करना पड़ता है? रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का। ये सारा किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। राइट, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग निकिता। राइट, किससे रिलेटेड है? स्टाफिंग से रिलेटेड है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैच करना है आपको। आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा। जूम करना है तो मुझे बता देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग पीयूष। क्वेश्चन नंबर 3 अगर जूम करना है तो मुझे बता देना, ओके? गुड मॉर्निंग अनीश, गुड मॉर्निंग इजना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑर्डर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिवीजन ऑफ वर्क। और इस साइड क्या दिया हुआ है आपको? उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मैच करना है उनको, ठीक है? अ प्लेस वेयर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, extension of principle of harmony not discord, there should be complete harmony between management and employees, work should be divided into small and specialized tasks. ओके जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ABCD। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस जहां पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी क्या होती है? अपने करेक्ट प्लेस पे रखी होती है, अपने करेक्ट ऑर्डर पे रखी होती है। और जूम करना है। आई होप अब दिख रहा हो आप लोगों को। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या करते हैं हम? प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या करते हैं हम? देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। और लास्ट क्या है हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या आएगा? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड टास्क। वेरी गुड राइट। सारे ऑप्शंस करेक्ट गिवन है हमें, A, B, C and D। वेरी गुड क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। हमें पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी? टेलर ने दी थी। तो आपको बताना है विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो कौन से वाली टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिसका एम क्या होता है? टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। जूम करना है इसको भी। लो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 4 को भी जूम करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ कौन से वाला है इसका करेक्ट आंसर? राइट, क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्टैंडर्डाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन से वाला टेक्निक है जिसके अंदर क्या एम करता है? टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड
पार्ट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. ए नो बच्चा, मेथड स्टडी में तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड ढूंढते हैं, काम को, किसी भी काम को करने का क्या ढूंढते हैं, एक परफेक्ट मेथड ढूंढते हैं, वो आता है मेथड स्टडी में. ओके सुजल, ए नहीं होगा इसका. मेथड स्टडी के अंदर तो हम क्या ढूंढते हैं कि किसी भी काम को करने का एक परफेक्ट मेथड ढूंढते हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे. असर्शन एंड रीजन है, ध्यान से पढ़ना. Okay, management is the integrating force in all organized activity. Whenever two or more people work together to attain a common objective, they have to coordinate their activities. Question number 5 का आंसर करेंगे. मैम आपका बर्थडे कब आता है? नेक्स्ट ईयर आएगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे अब. Assertion and reason. Management is the integrating force in all organized activity. Whenever two or more people work together to attain a common objective, they have to coordinate their activities. जल्दी से इसका करेक्ट आंसर करेंगे. वेरी गुड. मैनेजमेंट क्या होता है? इंटीग्रेटेड फोर्स होता है सारी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में. ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज होती है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, वो किसकी वजह से होती है? मैनेजमेंट की वजह से होती है. नेक्स्ट हमारा रीजन क्या है? व्हेनेवर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर टू अटेन अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दे हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज. जब दो या दो से ज्यादा लोगों को एक साथ काम करना होता है तो ऑब्वियसली वो उन्हें क्या चाहिए? अपने काम के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनके काम में कोई ना कोई गलती हो जाती है. ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये जो रीजन है वो भी ट्रू है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. वेरी गुड. ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. स्टैंडर्डाइजेशन. बच्चा स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इस स्टैंडर्ड का बनेगा, इस क्वालिटी का बनाना है. जैसे हम बेंचमार्क फिक्स करते हैं ना कि हमें इस क्वालिटी का, इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट चाहिए. और क्या करता है? काम भी होता है. काम को भी क्या करता है? काम का भी स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि एक दिन में अगर हमारी कंपनी में 10 यूनिट्स बनती हैं, एक पर्सन 10 यूनिट्स बना रहा है, तो ये उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा कि हर पर्सन को क्या करना है? 10 यूनिट्स बनानी है. उसको स्टैंडर्डाइज बोलता है जब हम एक चीज़ क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं. ओके 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 सुजल क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. आपको बताना है कौन से वाला स्टेप है स्टाफिंग का. विच इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट या फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ओके ओके क्लियर है. वेरी गुड. 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे. A, B, C. स्टेप्स इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट. आपको क्या करना है? ये ढूंढना है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे. तो वो कहाँ पर देखते हैं? हम रिक्रूटमेंट में देखते हैं. रिक्रूटमेंट में हम ये देखते हैं ना कि हमें कौन से सोर्सेज से क्या मिल सकते हैं? अच्छे वर्कर्स मिल सकते हैं या अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है जिनको हम अपनी कंपनी में ला सकते हैं कि वो हमारी कंपनी में आके अप्लाई करें. डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, वो किसके अंदर आता है? रिक्रूटमेंट के अंदर आता है. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर नहीं आएगा. उसके अंदर हम सोर्सेज नहीं ढूंढते एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर. और सिलेक्शन तो रिक्रूटमेंट के बाद होता है जब हम क्या करते हैं? उन सारे कैंडिडेट्स के अंदर से कुछ पर्सन को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. ओके शुभांशु, ऑल द बेस्ट. अच्छे से करके आना एग्जाम. आई नो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे. ओके एंड देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है. ये भी क्या होता है? ये भी बाद का स्टेप है, अभी नहीं आएगा. ओके
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिक्रूटमेंट. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. मैम ये तो फर्स्ट स्टेप है. मतलब निकिता क्या बोलना चाह रहे हो बच्चा आप? एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है. ओके तो मतलब हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, ये हमें कहाँ से, कौन से वाले स्टाफिंग के प्रोसेस से पता चलता है. तो स्टाफिंग के प्रोसेस से कौन से वाले मेथड से पता चलता है हमें? कौन से वाले स्टेप से पता चलता है? रिक्रूटमेंट से पता चलता है. ओके क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 7. The CEO of Radhe Cycles Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employee at a competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get maximum salary while working at least. The principle of management given by Fiol being violated by Ramakant. Good morning, Supriya. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो. द सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स, जो राधे साइकिल्स का सीईओ है, वो क्या चाहता है मिस्टर कुमार कि वो मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और जिससे क्या हो, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे. और उन्हीं की कंपनी में एक वर्कर है जिसका नाम क्या है, रमाकांत. वो क्या चाहता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले पर वो कम से कम काम करे. तो यहाँ पे कौन से वाला फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है, ये बताना है आपको. जल्दी से बताओ. रेम्यूनरेशन, इक्विटी, डिसिप्लिन या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे. ये लास्ट ऑप्शन राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. यहाँ पे रमाकांत क्या करे, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कम से कम काम करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए. जबकि जो उनका सीईओ है वो क्या चाहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के इंटरेस्ट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, वहां के जितने एम्प्लॉयज हैं और जितने सीईओ हैं उन सबका एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए. ओके राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है. किसका? स्टाफिंग के प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है. राइट. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, या फिर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे. कौन से वाला करेक्ट सीक्वेंस गिवन है ये बताना है. करेक्ट सीक्वेंस कौन से वाला गिवन है? वेरी गुड. करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी. पहले एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट को, फिर हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं. हम देखते हैं हमें कहाँ से सोर्सेज मिल सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन हम उन बहुत सारे लोगों में से क्या करते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन करवाते हैं. वेरी गुड. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी. रॉन्ग बता सकते हैं? नहीं, रॉन्ग नहीं बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब. असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. The micro environment consists of the factors in the company's immediate environment that affects the performance of the company. Assertion के अंदर हमें क्या बोला गया है? माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट करते हैं. इमीडिएट एनवायरमेंट होता है जो कंपनी को क्या करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं. उसके अंदर क्या क्या आता है? सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक. तो जल्दी से बताओ असर्शन और रीजन ट्रू है या नहीं, जल्दी से बताओ. 9 का आंसर करेंगे. वेरी गुड बेलुगा एंड निखिल, वेरी गुड. राइट.
जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारी कंपनी को क्या करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सप्लायर्स आते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आती है, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, और क्या आता है, पब्लिक आता है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और मैक्रो के अंदर क्या आता है, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बट वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ओके राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नो, नॉट सी, नॉट सी, ए इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब। ABC Limited has debt equity ratio 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio of 1:1. Name the advantage ABC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment of the company. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड दिव्यांशी, क्या हुआ दिव्यांशी? 10th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। एबीसी लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशो कितना है, 3:1, एंड XYZ का डेट इक्विटी रेशो कितना है, 1:1। आपको बताना है एबीसी को कौन से वाला एडवांटेज मिल रहा है, XYZ के ऊपर कौन से वाला एडवांटेज उनको मिल रहा है। रीजन कैसे करेक्ट हुआ, क्यों सुजल, रीजन क्यों करेक्ट नहीं है? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, वही सब फैक्टर्स तो आते हैं, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक, एम्प्लॉयज। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कौन से वाला इनको एडवांटेज मिला है, XYZ लिमिटेड को, सॉरी एबीसी लिमिटेड को कौन से वाला एडवांटेज मिला है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। दिव्यांशी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अगर किसी का प्लान है कि उसको क्या करना है, प्रोडक्शन को ज्यादा करना है, तो उन्हें लेबर भी ज्यादा चाहिए होगी और मशीन भी ज्यादा चाहिए होगी। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। और इस स्टेप के अंदर क्या होगा, हमें लेबर ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और मशीनरी को भी परचेज करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कौन से वाला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। Identify alternative course of action, setting objectives, selecting an alternative या implementation the plan. Next question, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर उनको क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो उन्हें लेबर और मशीनरी की नीड है। और जब लेबर और मशीनरी की नीड है, तो अब उन्होंने क्या किया है, लेबर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और मशीनरी को परचेज करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, इट मीन्स जो उन्होंने प्लान बनाया था कि उनको इंक्रीज करना अपना प्रोडक्शन, अब उसको इंप्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फिजिकल की क्लास बच्चा 2 बजे होगी, फिजिकल की क्लास। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। फेज 2 की तैयारी कब से शुरू होगी? शुरू ही है बच्चा, एग्जाम तो आपके चल ही रहे हैं, आप लोग रोज आओ क्लास में। 10th समझने ओके नमन, 10th में आपको करा दूंगी, 10th क्वेश्चन में करा दूंगी आपको। 12th का आंसर करो। हरमिंदर वेंट टू अ शॉप एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बाय अ कॉपर वाटर बॉटल ओनली ऑफ प्रेस्टीज कंपनी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटेड टू ब्रांडिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। आपको बताना है हरमिंदर क्या गए, एक शॉप पे गए। मैम कॉम्पिटिटर्स मैक्रो में आते हैं, कॉम्पिटिटर मैक्रो में नहीं बच्चा, नो मैक्रो में नहीं आते वो। हरमिंदर मैक्रो के अंदर सिर्फ पेस्टल आएगा आपका, क्या आएगा मैक्रो के अंदर, पेस्टल आएगा।
Harbinder went to a shop and expressed his desire to buy a copper water bottle only of prestige company. आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला कंपोनेंट ब्रांडिंग से रिलेटेड यूज किया गया है. हरमिंदर शॉप पे गया, उसने कहा मुझे एक वाटर बॉटल चाहिए. किसकी चाहिए? प्रेस्टीज की ही चाहिए. ट्रेडमार्क, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मार्क, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? कौन से वाले चीज के बारे में बात करें? ब्रांड नेम के बारे में बात करें, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे बॉटल चाहिए तो सिर्फ किसकी चाहिए? प्रेस्टीज की चाहिए. राइट जैसे मुझे फोन चाहिए तो किसका चाहिए? सिर्फ एप्पल का चाहिए. तो ये क्या है? ब्रांड नेम है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे. डॉक्टर लामित जैन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ओपीआर लिमिटेड इन द स्टेट कमीशन. डॉक्टर लमित ने क्या किया है? उन्होंने ओपीआर लिमिटेड के खिलाफ एक केस फाइल किया है. किसमें किया है? स्टेट कमीशन के अंदर केस फाइल किया है. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स. लेकिन वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से क्या हुआ? सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको पसंद नहीं आया जो स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया. मैम मेरा बीएसटी का पेपर 5 अगस्त को है. तो बच्चा हाँ, हम लोग आपको मॉक्स तो करवा रहे हैं. इससे पहले हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करे हैं, आप लोग वो देख सकते हो. ठीक है. नेम द अथॉरिटी टू विच ही कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन. बताओ आप, वो किसके पास गया? स्टेट कमीशन के पास गया, लेकिन उसको उसका ऑर्डर पसंद नहीं आया. तो अब आपको क्या बताना है? वो इसके बाद और किस अथॉरिटी में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है. नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, बोथ या फिर नन. किस में कर सकता है वो? ये बी वाले, बी क्यों बोल रहे हो आप? उसको प्रेस्टीज का ही चाहिए, तो हम क्या करें सूजल? उसको प्रेस्टीज की वाटर बॉटल चाहिए. ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का पसंद नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन. स्टेट का पसंद नहीं आया तो नेशनल कमीशन. और अगर नेशनल का भी पसंद नहीं आया तो फाइनली हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल कमीशन. अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना आप लोग. अगर डिस्ट्रिक्ट का आपको पसंद नहीं आता तो आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में विद इन कितने डेज जा सकते हो? 45 डेज जा सकते हो. अगर स्टेट का पसंद नहीं आया तो आप स्टेट से नेशनल में विद इन कितने डेज जा सकते हो? 30 डेज जा सकते हो. और अगर आपको नेशनल का भी पसंद नहीं आया तो आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट भी कितने दिनों में जा सकते हो? 30 डेज में जा सकते हो. ये तीनों चीजें नोट कर लेना, ठीक है? ये तीनों चीजें नोट कर लेना, ठीक है? राइट. वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? वो पहले नेशनल कमीशन में जाएगा. ओके, डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम कोर्ट 45 डेज, सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन 45 डेज, स्टेट से नेशनल 30 डेज और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट फिर से 30 डेज. ओके, क्लियर है ना सबको? ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला 45 है, बाकी दोनों 30 हैं. ठीक है. ये नहीं बचा, ऑल 45 नहीं हुआ है. मैंने 2019 का एक्ट पढ़ा इसलिए स्पेशली, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था कि 45 सबके लिए हुआ है. नहीं, बट नहीं, सबके लिए नहीं हुआ है. फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टू कमीशन, स्टेट कमीशन 45 है, बाकी दोनों के लिए क्या है? 30 है. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे अब. एम्प्लॉयज माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर अ स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन. मैम डायरेक्टली सुप्रीम नहीं जा सकता, नेशनल में जो डायरेक्ट जाएगा वही जा सकता. हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता. चलो बताओ. Employees might object when they are kept under a strict watch with the help of closed circuit television, that is CCTVs, which limitation of controlling is stated in the given example. आपको बताना है एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. अगर उनके ऊपर क्या रखा जाएगा? कैमरा, सीसीटीवी कैमराज से उनको क्या किया जाएगा? वॉच किया जाएगा. तो वो क्या कर सकते हैं? उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. आपको बताना है कंट्रोलिंग की कौन से वाली लिमिटेशन इस वाले एग्जाम्पल में बताई गई है. Difficulty in setting quantitative standards, little control on external factors, resistance from employees या costly affairs. मैम क्वेश्चन का लेवल इतना लो आएगा? ये लो लेवल नहीं है बच्चा. बिजनेस में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं. एंड अभी जो कल का एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने फीडबैक दिया कि उनका जो एग्जाम था वो नॉर्मल क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट वाला ही आया था. ओके, हेलो प्रशांत. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. 14 क्वेश्चन का आंसर करेंगे.
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज या कॉस्टली अफेयर। सी, नो नॉट बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। उनको सीसीटीवी वाली जो पॉलिसी है उनकी वो पसंद नहीं आई, तो वो क्या करेंगे? उसको रेजिस्ट करेंगे। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। इतने क्वेश्चंस कहाँ से लाते हो बच्चा? आप लोगों के लिए लाते हैं, आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ाई करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। प्लानिंग इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, प्लानिंग enables a manager to look ahead and anticipate changes, planning facilitates coordination among departments and individuals in the organization। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे, 15 लिखेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके, जल्दी से बताओ। फाइटर, ओके, व्हाट हैपेंड? आप सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या क्या बोल रहे हो? बोलो, दोबारा से बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। कौन से वाला फॉल्स स्टेटमेंट है? राइट, प्लानिंग डज नॉट लिखा हुआ है, जबकि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि प्लान हम इसलिए बनाते हैं ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान करें, वो रिजिड होता है। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। आपको बताना है इनमें से कौन से वाली ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है। किस चीज की? मैनेजरियल कंट्रोल की ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस या फिर बजटरी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। ठीक है, लेट हो गए, कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो। आना ना आना बराबर है। अंकित, व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टेक्निक। मॉक बचा अकाउंट्स का मैं अभी नहीं बता सकती आपको कब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन से वाला ट्रेडिशनल नहीं है। राइट, रेशियो एनालिसिस जो है वो मॉडर्न टेक्निक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मॉडर्न टेक्निक के अंदर आता है, वो ट्रेडिशनल नहीं है। इसके अलावा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल और बजटरी कंट्रोल, तीनों के तीनों क्या है? ट्रेडिशनल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। डैश इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आपको बताना है वो कौन सा वाला सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन, डिविजन होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसके अकॉर्डिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बोलते हैं। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, शाउट आउट दे दो किस खुशी में। हाँ जी जोशी जी, व्हाट हैपेंड? प्रशांत जोशी, इंग्लिश क्यों नहीं हुई? बच्चा पता नहीं इंग्लिश क्यों नहीं हुई। ये बच्चा ये चैप्टर से नहीं हो रहा है क्रिश, ये मॉक की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन है। ओके, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। अ फाइनेंशियल मार्केट इज द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट। आपको बताना है फाइनेंशियल मार्केट इज फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वो क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है किसको? फाइनेंशियल एसेट्स को। वहां पर क्रिएट भी होता है और क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि सेल और बाय भी करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट। आपको बताना है फाइनेंशियल मार्केट कौन से वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोगों ने फोन नंबर ऐसा ही दे रखा है। फोन नंबर ऐसा दे रखा है क्यों? मतलब क्या हुआ? फाइटर, व्हाट हैपेंड? हाँ जी फाइटर बोलो। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मैम प्लीज मेक अ पीडीएफ। पीडीएफ बच्चा मिलती है आपको, लर्न करो ऐप पर पीडीएफ मिल जाता है आपको। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बी, राइट। सॉरी
इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। हमें फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस बताने थे, राइट। मैम आपने बहुत कंज्यूमर एक्ट के डिफरेंस की वीडियो नहीं बनाई। हाँ जी, मुझे बनानी थी वीडियो नहीं, बट मैं किसी लेक्चर में ना आपको वैसे ही समझा दूंगी अखिलेश, ठीक है। कंज्यूमर एक्ट 1986 वाला और 2019 के भी डिफरेंसेस मैं आपको किसी ना किसी कल करवा देती हूँ, ठीक है। कल करवा देती हूँ डिफरेंसेस आपको, ओके। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आपने जो फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर कोई कॉल पिक नहीं करता। फाइटर, प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। At Apex Limited, there is no reward or no appreciation for a good suggestion. Thus, the subordinates are not willing to offer any useful suggestions to their superiors. Identify the type of barrier to communication that has been created in the firm due to this. आपको बताना है Apex Limited में क्या होता है, कोई रिवॉर्ड या फिर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। अगर कोई वहाँ का एम्प्लॉय क्या करता है, सजेस्ट करता है, तो उनको कोई अप्रिसिएशन या फिर कोई रिवॉर्ड नहीं देता। अगर कोई आइडिया अच्छा देता है तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, नॉट विलिंग टू ऑफर एनी यूजफुल सजेशन। अब उन्होंने कोई सजेशन देना बंद कर दिया, लाइक अब हम सजेशन देंगे ही नहीं जब हमें कोई फायदा होता नहीं है। तो आपको बताना है किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे यूज किया गया है, किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर फर्म ने क्रिएट किया है, ये बताओ। सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, किस टाइप का बैरियर है ये? कल कभी नहीं आता, अच्छा। किस टाइप का बैरियर है ये? राइट, किस टाइप का? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो। असर्शन एंड रीजन है, हायर द लीड टाइम द लोअर इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन का बताना है आपको, हायर द लीड टाइम द लोअर इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर लीड टाइम बढ़ता है तो क्या हम इन्होंने बोला है वर्किंग कैपिटल की क्या होती है, हमें कम जरूरत होती है। रीजन क्या है, इफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली देन लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड एंड लेस इन्वेंट्री हैज टू बी मेंटेन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो, असर्शन ऑन रीजन से रिलेटेड। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सीन कर देते हैं। अच्छा फाइटर, वैसे आपकी क्वेरी क्या है बच्चा, क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। देखो, हायर द लीड टाइम लोअर इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा अगर लीड टाइम को बढ़ा दे तो क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर लीड टाइम क्या होता है, हाई होता है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। तो इस मीन्स हमारा असर्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया हमारा असर्शन? फॉल्स हो गया। अगर लीड टाइम ज्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड होगी। एंड इफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली देन लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, कि अगर हमें रॉ मटेरियल फ्रीली अवेलेबल हो रहा है और कंटिन्यूसली मिल रहा है तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो हमारा रीजन तो ट्रू है बट असर्शन फॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम ओल्ड वीडियोस, बच्चा ओल्ड वीडियोस में भी एमसीक्यू ही करवाए हैं, बट उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाया और आगे चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद फिर हमने मॉक स्टार्ट किया है। ओके, लीड टाइम का मतलब होता है प्रोडक्शन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके फिनिश गुड्स तक। अगर उस टाइम में वो पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। तो अगर लीड टाइम ज़्यादा बढ़ा है कि हमें रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट तक और फिर उसको बेचने तक, वो टाइम अगर ज़्यादा बढ़ा है तो इट मीन्स हमारे पास पैसा क्या आ रहा है, देर में आ रहा है। अगर वो टाइम ज़्यादा बढ़ा है तो वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अगर लीड टाइम कम होता है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। ओके, 15 जुलाई को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन का पेपर था जिसमें मेरा सिर्फ हिस्ट्री अच्छा गया। ओके, देन चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे अब। सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
नेम द प्रोसेस बाय विच सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 11th की बुक से भी कुछ आएगा क्या बच्चा? CUET का सिलेबस चेक करो आप जाके, लकी CUET का सिलेबस चेक करो, समर्थ की वेबसाइट पे चेक करो, ठीक है। चलो बताओ, सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिलीटेड। बच्चा हम सारे टॉपिक्स वो करवा रहे हैं जो CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बताओ, सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नेम द प्रोसेस बाय विच सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको पता है आजकल सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो शेयर्स वगैरह होते थे, सिक्योरिटीज होती थी, उनके पेपर सर्टिफिकेट टाइप्स पेपर होते थे, बट अब क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको बताना है कौन से वाला प्रोसेस होता है जिनमें सिक्योरिटीज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन से वाला प्रोसेस होता है वो, मटीरियलाइजेशन, डीमटीरियलाइजेशन, रीमटीरियलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? डीमटीरियलाइजेशन। क्या करता है? डीमटीरियलाइजेशन। जो मटीरियल होता है उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अभिषेक उपाध्याय जी, जितना भी CUET के अकॉर्डिंग है ना, वो वाला सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। राइट, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। छोटा सा RC है, मतलब छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Arohan Limited, an automobile manufacturer, was diversifying into manufacturing two-wheelers. They knew that India is on growth path and a new breed of consumer is eager for the first vehicle. The market responded very well to the new product. The company did not have to allow credit as it has advanced orders from 4 to 6 months with deposit paid. Also, due to efficiency in managing their operations, as soon as a vehicle was off the assembly line, it was out to the dealers. Give one of the reasons discussed above which help the firm in managing its working capital efficiently. इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ। अभी भी एडमिशन हो सकता है। बच्चा देखो, आप लोगों का काम सिर्फ एग्जाम देने का है। एडमिशन होगा या नहीं होगा इसकी टेंशन आप अभी मत लो। आप लोग सिर्फ अपना एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दो। वो तो जब आपके मार्क्स आएंगे फिर यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर खराब गया, मे बी उस टाइम पे अगर पेपर हार्ड आया तो सारे स्टूडेंट्स का ही हार्ड गया होगा, खराब गया होगा। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका पेपर कैसा गया है, आपके साथ वालों का पेपर भी कैसा गया। परसेंटाइल सिस्टम में वो भी मैटर करता है, आपका और आपके साथ वालों का पेपर कैसा गया है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना पढ़ो, एग्जाम दो अच्छे से, ओके। क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउ, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या बिजनेस एफिशिएंसी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? A, B and C। नो, इन्होंने क्या पूछा है? फर्म इज मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल। कौन से वाले इस पैराग्राफ में से आपको कौन से वाली लाइन से ये पता चला कि फर्म ने अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या है, एफिशिएंटली काम किया है, एफिशिएंटली तरीके से किया है। देखो इन्होंने क्या बोला है, वो जब अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहे थे मार्केट में, तो द कंपनी डिड नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट, उनको क्रेडिट अलाउ करने की नीड नहीं पड़ी। लाइक उनको उधार पर कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, डीलर्स ने उनको ऑलरेडी एडवांस दे रखा था। तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एडवांस था तो उन्हें क्रेडिट पे अपना सामान देने की जरूरत नहीं पड़ी। उस वजह से उनकी जो वर्किंग कैपिटल थी वो नहीं बढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिट अलाउ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्रेडिट अलाउ। उन्हें क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर वो क्रेडिट देते तो ऑब्वियसली उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता, उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ती। बट इन्होंने बोला यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का उन्होंने स्मूथली उनका काम हो गया था, वर्किंग कैपिटल को उनको बढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, उनके पास एडवांसेस था, कंपनी से क्या था, उसके पास एडवांस था। तो इसका करेक्ट आंसर सी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। गिव एनी वन रीजन डिस्कस्ड अबव विच हेल्प द फर्म मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को उन्होंने अच्छे से कैसे किया है वो बताना है आपको, ठीक है? ओके, सी भी तो हो सकता है बच्चा। सी कैसे होगा? आप पैराग्राफ पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है गिव एनी वन रीजन डिस्कस्ड अबव विच हेल्प द फर्म इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। बात हो रही है उनके वर्किंग कैपिटल को अच्छे से कैसे संभाला। वर्किंग कैपिटल को वो अच्छे से इसलिए संभाल पाए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एडवांस था, इस वजह से उन्हें उधार नहीं देना पड़ा। और जब उधार नहीं देना पड़ा तो उन्हें उनका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा नहीं, उतना ही था।
ओके इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको क्लियर है जो सी 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 बोल रहे थे। आई हैव 4GF, यू गेट लॉस्ट। तो हम क्या करें अगर आपके पास 4GF है तो? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इतना परेशान हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो बताओ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन टूल। आपको बताना है कौन से वाला इनमें से इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन टूल है? न्यूज, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे न्यूज, इवेंट, स्पॉन्सरशिप या फिर ऑल ऑफ दीज। पब्लिक रिलेशन का अच्छा टूल इनमें से कौन से वाला है? जल्दी से बताओ। राइट, आई थिंक न्यूज। बच्चा सारे ही है पब्लिक रिलेशन के, ये सारे चीजें क्या है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए। न्यूज, स्पॉन्सरशिप्स और इवेंट्स सारे के सारे क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इन सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज सप्लीमेंटेड बाय सोशल वेलफेयर। रीजन क्या है हमारा? सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे अब। हाँ जी मुस्कान, इसका PDF मिल जाएगा आपको, लर्न करो ऐप पे मिलेगा, एंड में बता के जाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज सप्लीमेंटेड बाय कस्टमर वेलफेयर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जगह हम क्या देखते हैं? सोशल वेलफेयर देखते हैं सोशल मार्केटिंग के अंदर। रीजन क्या है? सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? हम अपना प्रॉफिट नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? सोसाइटी का वेलफेयर देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा? सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। कुछ प्रोडक्ट्स से क्या हो सकता है? एनवायरमेंट को हार्म हो सकता है, तो उन प्रोडक्ट्स को क्या नहीं करना चाहिए? सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? ट्रू है। तो हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई भी कर रहा है कि क्योंकि कुछ प्रोडक्ट से क्या होता है? एनवायरमेंट को हार्म होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनको नहीं सप्लाई करना चाहिए। और असर्शन में यही चीज बोली जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मास मीडिया कम्युनिकेशन, हाँ जी डोमेन सब्जेक्ट है मास मीडिया कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। Silico Limited has appointed the former consulting executive of Sri Shakti Limited, Rajan Bahal, as its vice president. What will be his basic task? आपको बताना है Silico Limited ने क्या किया है? उन्होंने अपॉइंट किया है किसको? फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव को श्री शक्ति लिमिटेड से, जिनका नाम क्या है? राजन बहल, और उनको क्या बनाया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया अपनी कंपनी का। क्या क्या हो गया है तुम लोगों को? बताओ। ऑप्शन ए क्या है? अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी आउटपुट। जल्दी से बताओ असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करता है? सुजल देखो, असर्शन रीजन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले असर्शन को रीड करेंगे और रीजन को रीड करेंगे एज अ स्टेटमेंट। हम पहले ही नहीं देखेंगे कि रीजन कौन सा है, असर्शन कौन सा है, पहले एज अ स्टेटमेंट देखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आती है हमारी, उसके बाद देखते हैं क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओके ओके, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर? टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और वो वर्कफोर्स का काम देखेगा। वाइस प्रेसिडेंट बनाया, कौन है ये? सी वाले इधर आना जरा। उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो वर्कफोर्स का काम देखेगा। ऐसे कौन करता है? नो, इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्या है इसका करेक्ट आंसर?
अकाउंटेबल फॉर द प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कैरी आउट प्लान्स, ये मिडिल लेवल करते हैं। ये कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, सी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके क्लियर है ना? सी नहीं आएगा। एक एक मारो, हाँ सामने होते तो मैं पिटाई भी करती इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। रवि joined a marketing firm as a sales manager on his first day in the company. During the orientation program, फाइटर, देखो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को जो डोमेन में सब्जेक्ट्स भरने थे वो किससे रिलेटेड भरने थे? जो आपके पास 12th क्लास में थे। अगर आपके पास 12th क्लास में ये सारे सब्जेक्ट्स थे तो आप सब भर सकते हो और आप सबके पेपर दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, ओके ग्लूकोज अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, वेरी गुड। तो आप सबका CUET क्रैक होना चाहिए, ठीक है। बताओ रवि ने क्या किया है? रवि ने एक मार्केटिंग फर्म को ज्वाइन किया है एज अ सेल्स मैनेजर ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। द CEO ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। रवि ने ज्वाइन किया है एक कंपनी को और उस कंपनी के मैनेजर ने क्या कहा? आपको क्या करना है? आपको मैनेजमेंट के काम करना है, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब करना है। और क्या करना है? ऑल द टाइम, सारे टाइम, पूरे टाइम ये सारा काम करना है। तो आपको बताना है कौन से वाला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मैनेजमेंट का CEO किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर क्या बोला है कि उसको काम क्या करना है? ऑल द टाइम, ये सारे के सारे फंक्शंस उसको हर टाइम पे परफॉर्म करने हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट, वेरी गुड। वेरी गुड। मास कॉम, हाँ जी सूजल, मास कॉम के बारे में बोला है मैंने सर को, अभी देखते हैं अगर हुआ तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। इंडिया हैज लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। India has launched its most advanced geo-imaging satellite which will allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring countries by imaging the country 4-5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above is, आपको बताना है इस क्वेश्चन में, आपके पास नहीं था मीडिया मास कॉम वाला, तो बच्चा जब नहीं था तो फिर आपने क्यों फिल किया है? अब ये नहीं पता मुझे कि आपने जो आप सब्जेक्ट आपके पास नहीं थे, अगर आप वो फिल करके एग्जाम दे रहे हो तो उसका क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो बताओ, इंडिया ने क्या किया? एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसके अंदर क्या आ रहा है? मॉनिटरिंग। वो अपने सब कॉन्टिनेंट को इजीली मॉनिटर कर पा रहे हैं, उसकी बॉर्डर्स को, नेबरिंग कंट्रीज को, और उसकी इमेज 4 to 5 टाइम्स एक डे में आ रही है। सैटेलाइट इज केपेबल ऑफ नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग फ्लड्स, वो फ्लड्स और साइक्लोन को भी मेजर कर पा रही है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल, किसके बारे में बात हो रही है? राइट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। अतुल wants to invest his money in treasury bills. Suggest him a minimum amount he can invest in a treasury bill. चलो बताओ, अतुल क्या चाहते थे? मनी ट्रेजरी बिल में अतुल को इन्वेस्ट करना था। किस में? ट्रेजरी बिल में वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो आपको बताना है, आप उसको क्या बोलोगे? आपको सजेशन देना है कि वो कितने अमाउंट का, मिनिमम कितने अमाउंट का क्या कर सकता है? ट्रेजरी बिल परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 10,000? पढ़ा है आपने? तो बच्चा देखो, आपको ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम छोड़ने की नीड है, क्योंकि आप लोगों ने भरा है तो एग्जाम तो जरूर देखे आओ, बट रिजल्ट, आपके रिजल्ट में वो ऐड होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं आइडिया है। ओके, आप लोगों ने एग्जाम फिल करा है तो आप पक्का देखे आओ उसको। चलो बताओ। राइट, मैंने बताया था 25,000, और फिर इसके डिनोमिनेशंस में, मल्टीपल्स में होता है 25, देन 50,000, इसके बाद 1 लाख,
किस में होता है? 25 की डिनोमिनेशंस में होता है। ओके राइट, तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कितना आएगा? 25,000 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट। हाँ जी निखिल, 25 और उसके मल्टीपल्स में। अच्छा मैंने बताया था, याद है आपको? वेरी गुड, राइट राइट राइट, वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। With the introduction of photostat machines in the market, the carbon paper industry was adversely affected. Which component of environment was responsible for it? चलो बताओ, जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ किस चीज का? फोटोस्टेट मशीन्स का। हम सब फोटोस्टेट्स करवाते हैं तो सबको पता है ना फोटोस्टेट मशीन है। तो आपको बताना है, जैसे ही फोटोस्टेट मशीन्स मार्केट में आई, कार्बन पेपर इंडस्ट्री जो थी, कार्बन कॉपीज होती थी ना पहले, एक ब्लू कलर का पेपर रखते थे, कोई पेपर होता था उसके नीचे ब्लू कलर का पेपर रखते थे, वो कार्बन कॉपी वाला। उसको क्या हुआ? उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। तो आपको बताना है एनवायरमेंट का कौन से वाला कंपोनेंट क्या है इस चीज के लिए जिम्मेदार है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, कौन से वाला एनवायरमेंट जिम्मेदार है उस चीज का? टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि टेक्निक क्या हो गई है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई थी हमारी? अपडेट हो गई थी। वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब। A sanitizer manufacturing company wants to become a market leader. एक कंपनी क्या बनाती है? सैनिटाइजर बनाती है, और वो क्या चाहती है? वो मार्केट लीडर बनना चाहती है। ठीक है। For this purpose, the manager follows an activity with certain logical steps. The first step suggested by him is to increase profits by at least 30% in the next quarter. What will be the last step of the activity being followed by the manager? आपको बताना है जो कंपनी है वो क्या बनना चाहती है? मार्केट लीडर बनना चाहती है। अब उन्होंने प्लान किया है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे बाय 30%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ एक्टिविटी बीइंग फॉलोड बाय द मैनेजर? लास्ट स्टेप आपको बताना है, कौन से वाला बताना है? लास्ट स्टेप बताना है। फॉलो अप एक्शन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे, राइट। लास्ट स्टेप कौन सा होगा? फॉलो अप एक्शन वाला क्या होगा हमारा? लास्ट स्टेप होगा। वेरी गुड। टोटल कितने क्वेश्चंस है बच्चा? मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चंस है। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर हम किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ। राइट निखिल, राइट, वेरी गुड। Who is considered as the father of scientific management? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, फॉलो अप एक्शन, राइट सूजल, लास्ट स्टेप होता है। प्रशांत क्लास पे ध्यान दो, आंसर करो क्वेश्चंस का। 31 का आंसर करो। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन थे? हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हैरोल्ड क्नूट्स या फिर गिलबर्ट? कौन थे ये हेनरी फ्योल वाले? कौन है? ए कौन बोल रहा था अभी? टेलर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोलते हैं हम? एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल ने तो प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट हाँ जी, टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे अब। नेम द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट एनेबल्स टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट्स बोथ इन टर्म ऑफ द क्वांटम एंड द टाइमिंग। आपको बताना है वो कौन से वाला एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्या करता है? हमें हेल्प करता है टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट इन बोथ टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड टाइमिंग्स, कि हमें फ्यूचर में किस टाइम पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस टाइम पे मनी की जरूरत पड़ सकती है। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हर्ष का सही था, राइट राइट सूजल, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेम द एस्पेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन से वाला एस्पेक्ट हमें हेल्प करता है किस चीज को देखने में? फ्यूचर में ये देखने में कि हमें फ्यूचर में किस टाइम पे और कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मार्केट? क्या है इसका करेक्ट आंसर? फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको हम? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
Devalia Education Private Limited formed a cricket club where every employee of the organization plays cricket on every weekend, irrespective of their position or rank in the organization. Identify the type of organization. Devalia Education Private Limited में क्या करते हैं, उन्होंने एक क्रिकेट क्लब बनाया. क्या बनाया? क्रिकेट क्लब बनाया है, जिसके अंदर क्या करते हैं, वो हर वीकेंड यानी कि एवरी संडे वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्रिकेट का गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. तो आपको बताना है, और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन किस रैंक का है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन किस पोजीशन का है, चाहे वो सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, लेबर हो गया, वो सब मिलकर खेलते हैं. तो आपको बताना है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ या फिर नन. जल्दी से बताएंगे. नो निखिल, नॉट ए. स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे क्रिकेट क्लब के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे? क्रिकेट क्लब के बारे में, जो उन्होंने स्कूल से हटके बनाया. उन्होंने क्रिकेट क्लब बनाया है जिसके अंदर कोई पोजीशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड. क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. गुड. Sumit is planning a startup venture for offering mobile pet care service at doorstep. He has decided to charge rupees 1,000 for heated hydro bath and blow dry of a pet and rupees 500 for shampoo and conditioning. Identify the element of marketing mix which is not being described above. आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा. सुमित क्या कर रहा है? एक स्टार्टअप करना चाह रहा है, स्टार्टअप वेंचर फॉर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विस. वो क्या देना चाह रहा है? मोबाइल पेट केयर सर्विस, यानी कि घर, मतलब डोर टू डोर जाके वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है. किनको? उनके पेट्स को. ही हैज डिसाइडेड टू चार्ज, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1,000 रुपीज चार्ज करेंगे हीटेड हाइड्रो बाथ के लिए, और अगर वो ब्लो ड्राई करेंगे तो वो 500 ब्लो ड्रायर के लिए, और 500 रुपीज शैम्पू और कंडीशनिंग के लिए क्या करेंगे, लेंगे. तो अब आपको बताना है यहाँ पे मार्केटिंग मैक्स का कौन से वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है, वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है. नॉट बताना है, नॉट बताना है. प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस या फिर नन. आई थिंक प्राइस. बच्चा प्राइस तो दिया हुआ है ना, 1,000 और 500 दिया हुआ तो है, प्राइस तो है. प्राइस तो किसी भी हालत में नहीं बोल सकते आप लोग. नॉट बताना है, नॉट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. नॉट बताना है. नॉट बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर. नॉट. प्लेस, प्लेस भी है, वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. प्लेस तो है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. करेक्ट. इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी. और प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट की जगह क्या बेच रहे हैं? सर्विस बेच रहे हैं. तो प्रोडक्ट और सर्विस सेम हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. इनमें से कुछ भी नहीं. क्लियर है ना बच्चा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो. आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है इस चीज पे कि नॉट पूछा है या क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. ओके नहीं, प्लेस भी आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है ना डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ये देखो, डोर स्टेप पे, आपके डोर स्टेप पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, राइट. नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द की सक्सेस ऑफ द फर्म. किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी आता है? प्रोडक्ट का मार्केटिंग अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे. ओके, जल्दी से बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द की सक्सेस ऑफ द फर्म. क्वेश्चन नंबर 35. प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट. एक दूसरे का देखकर मत बोलना, ठीक है? पहले बता रही हूं मैं, एक दूसरे का देखकर मत बोलना. अब मुझे आंसर्स पता है कैसे दिखाई दे रहे हैं? ए, बी, सी, डी. नो. मार्केटिंग अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग के किस कंसेप्ट के अंदर बताना है आपको? पहले तो मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं आएगा. आपको बताना है मार्केटिंग के किस कंसेप्ट के अंदर आता है? अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर आता है. सॉरी, मार्केटिंग अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्शन के अंदर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा, प्रोडक्शन के अंदर आएगा.
अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन के अंदर आएगा, राइट नहीं नहीं बी नहीं होगा। प्रोडक्ट में तो फिर हम क्वालिटी के पास जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर तो फिर हम क्वालिटी से रिलेटेड बात करेंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर आएगा। नो नॉट बी, इट्स ए। मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है, मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कौन से वाले एलिमेंट में आता है वो बताना है आपको। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स या मार्केटिंग। सेल्स के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि बस सेल होना चाहिए, लार्ज स्केल पे सेल होना चाहिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, और प्रोडक्ट कंसेप्ट में किस चीज़ की बात करते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? प्रोडक्शन कंसेप्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक और आरसी है। Question number 36. In a provision store, all the work is divided into task groups, each dealing with a specific area like the packed items, loose food items, the decoration products, cash counters, and help desk. These are under the overall supervision of the official in charge of the event. He appointed in charge for each of these groups and also divide workers under each group, coordinating relationships and establish among the various groups to enable smooth interaction and clarity about each group's contribution towards the event. Identify the function of management in the above case. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बार सारे बता दो, बताए तो बच्चा। देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर क्या आता है कि हमें प्रोडक्शन करना है, अवेलेबल करना है, प्रोडक्ट को क्या करवाना है? मार्केट में अवेलेबल करवाना है। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। सेल्स कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ओके ओके आज के मॉडरेट है, ठीक है, आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से वाला फंक्शन यहाँ पे मैनेजमेंट का हो रहा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग? राइट कौन से वाला हो रहा है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग। जितना भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो सब क्या हो रहा है? नॉट कंट्रोलिंग बच्चा, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, राइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पैराग्राफ वही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। डैश गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको बताना है क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या देती है? शेप देती है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? डैश गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे 37 क्वेश्चन का। ओके सूजल, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। डैश गिव शेप्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना। राइट राइट राइट, वेरी गुड। किसने दिया ये फर्स्ट आंसर? ओके निखिल इज राइट, हर्ष इज राइट, वेरी गुड। बेलुगा इज राइट। क्या इसका करेक्ट आंसर? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। राइट राइट राइट, वेरी गुड, राइट। कौन देता है शेप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को? मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक पर्सन के अंदर, एक सीनियर पर्सन के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डैश, पैराग्राफ वही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। Dash provides the framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. Question number 38 का आंसर करेंगे। क्या चीज प्रोवाइड करती है? फ्रेमवर्क विच enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibility of individuals and department. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। वेरी गुड। क्या चीज प्रोवाइड करती है? फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करवाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। राइट राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पैराग्राफ सेम है।
डैश एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिसाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स। आपको बताना है क्या चीज एक्सप्लेन करती है मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हायरार्किकल लेवल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, हायरार्किकल लेवल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, ठीक है। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी सुजल, आई नो हिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, आई थिंक 39 ही है ये। डैश एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिसाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल। जल्दी से आंसर करेंगे 39th का। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू हायरार्किकल, ये ध्यान रखना किस चीज के बारे में होती है, हायरार्किकल लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, डेलीगेशन के बारे में बात हो रही है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बट परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ग्रोथ को ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है बट क्या करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आपको बताना है कौन से वाला फंक्शन वो परफॉर्म करता है। इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अमंग द जनरल पब्लिक। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फेयर एंड सेफ डीलिंग्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। आधे बच्चे फेज 1 में गए। हाँ, आज काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्स है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हायरार्किकल लेवल, बच्चा जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लोअर होता है, मिडल होता है, फिर लोअर होता है। ये किस में होता है, एक हायरार्की में होता है। किस में होता है, हायरार्की में होता है। मतलब जैसे एक स्टेटस होता है ना, सबका टॉप लेवल अलग रहेंगे, मिडिल वाले अलग रहते हैं, लोअर वाले अलग रहते हैं, तो ये हायरार्की होती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। राइट, सी फॉर चाइना, राइट। बोथ ए एंड बी। इट प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा लीगल फ्रेमवर्क फॉर फेयर एंड सेफ डीलिंग्स। ये दोनों ही किसके फंक्शंस हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लावण्या चौधरी बॉट एन आयरन ऑफ अ रेप्यूटेड ब्रांड। लावण्या ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी कंपनी की उसने आयरन खरीदी है 1200 रुपीज़ की, बट इट कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन फिर भी उसको क्या लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। वाई इट वॉज बींग यूज, शी वॉन्ट्स एक्सरसाइज हर राइट। उसको क्या करना है, अपने राइट का यूज करना है। तो बताओ वो कौन से वाला राइट यूज कर सकती है इस केस में। जल्दी से बताओ कौन से वाला राइट वो यूज करेगी। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रीएड्रेसल या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, शी वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज हर राइट। कौन से वाला राइट यूज करेगी वो, ए और सी। अच्छा, आप लोग ए और सी में कंफ्यूज हो। देखो मैं क्लियर करती हूँ आपका डाउट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू सीक रीएड्रेसल। अगर वो अपने राइट का यूज करना चाहती है तो वो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट टू सीक रीएड्रेसल। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कौन से वाला राइट वायलेट हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, राइट टू सेफ्टी। ये आता वायलेशन में, ये कौन से वाला राइट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है। उसके साथ राइट टू सेफ्टी वाला जो ऑप्शन होता है, जो राइट होता है हमारा, वो उससे वायलेट किया गया है। और उससे पूछा है कि वो यूज करना चाहती है, तो वो यूज कौन से वाला कर सकती है, राइट टू सीक रीएड्रेसल वो यूज कर सकती है। आई होप क्लियर है सबको, ए और सी में डिफरेंस क्लियर है ना। अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन से वाला राइट वायलेट हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना। और अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से वाला वो यूज कर सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर करना। ओके, ए और सी वाले सही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को। तो मेरा सही था क्या आंसर किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 41, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ धनतेरस राहुल परचेज अ गोल्ड रिंग। धनतेरस के दिन राहुल ने क्या किया, धनतेरस के दिन राहुल ने एक
गोल्ड रिंग को परचेज किया टू गिफ्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वो क्या देना चाहता है, गोल्ड की रिंग देना चाहता है, बट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी, लेकिन वो गोल्ड की क्वालिटी के बारे में क्या है, श्योर नहीं है, उसे नहीं पता कि वो जो गोल्ड रिंग उसने लिया उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो 23-22 कैरेट्स का है या फिर कम कैरेट्स का है, ठीक है। एज अ कस्टमर हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट द क्वालिटी, अगर आप वो गोल्ड रिंग खरीदने जाते तो आपको बताना है कि आप लोग उस चीज में क्या चीज देखते हैं। अगर आपको पता चलता कि उसकी क्वालिटी पता करनी है तो आप लोग क्या चीज देखोगे, ISI मार्क, हॉल मार्क, FPO या फिर एग मार्क। हम लोग क्या देखेंगे, हॉल मार्क देखेंगे। वेरी गुड, क्या देखेंगे हम, हॉल मार्क देखेंगे। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आपको बताना है एक गुड लीडर की क्या बतानी है, क्वालिटीज बतानी है। क्या बतानी है, एक गुड लीडर की क्वालिटीज बतानी है। कम्युनिकेशन, डिसाइसिवनेस, मोटिवेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे गुड। राइट, एक गुड लीडर की क्वालिटीज के बारे में बताना है तो वो क्या होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिसिसिवनेस, उनको डिसीजन लेना आना चाहिए, जल्दी और टाइमली डिसीजन लेना आना चाहिए। देन मोटिवेशन, वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मोटिवेट करना उन्हें आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, no exchange can take place if the buyers and sellers are not able to communicate with each other or if they deliver something of value to the other. Identify the feature of exchange stated here. पैराग्राफ को पढ़ना है और आपको क्या बताना है, कौन सी वाली चीज यहाँ पे एक्सचेंज के बारे में बताई जा रही है। आ गई मैम, आ गई, कहीं नहीं गई। टू पार्टीज ऑफरिंग कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज के बारे में कौन सी वाली चीज बताई जा रही है। आ गई मैम, कहीं नहीं गई। अभी तक बस एक गलत हुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे टू पार्टीज ऑफरिंग कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कौन से वाले फीचर की बात हो रही है एक्सचेंज के। राइट, ऑल ऑफ द अबव। टू पार्टीज ऑफरिंग एंड कम्युनिकेशन, कुछ भी अगर आपको एक्सचेंज करना है तो कितने लोगों की नीड है, कम से कम 2 लोगों की आपको नीड रहेगी। उसके बाद आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए, लिखा है ना, इफ दे कैन नॉट डिलीवर समथिंग वैल्यू, आपके पास कुछ ऐसा ऑफर करने के लिए होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो। थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन, अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो आप लोग एक दूसरे को कुछ सेल या फिर बाय नहीं कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सुजल सब आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव आएगा बच्चा। एक्सचेंज से रिलेटेड बातें पूछी है ना इन्होंने, तो देखो अगर आपको कोई किसी चीज को एक्सचेंज करना है, इन्होंने लिखा है नो एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इफ द बायर एंड सेलर आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। कोई भी एक्सचेंज, सबसे पहले कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा अगर आपके पास बायर और सेलर ही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हर्ष बच्चा मैं बता दूंगी जिस भी सब्जेक्ट के अगर स्टार्ट होगी, इसके बाद जो भी क्लास स्टार्ट होगी आपको पता चल जाएगा, ओके। Mrs. Sunita is working as the human resource consultant in a firm that manufacture cosmetics which is facing a problem of high employee turnover. Mrs. Sunita क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट है एक फर्म में, और उस फर्म में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है। लाइक लोग उनकी कंपनी में आते हैं, काम करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं।
एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा है. द CEO ऑफ द कंपनी हैज़ इन्वाइटेड सजेशंस फ्रॉम हर. तो CEO ने उनसे क्या मांगे, सजेशंस मांगे हैं कि आप हम अपनी कंपनी में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके कैसे रख सकें, अपने पास ही कैसे रख सकें. तो मिसेस सुनीता ने क्या रिकमेंड किया है कि आप क्या करो, उनको रिवॉर्ड दो जिससे कि क्या उनको फीलिंग आए ओनरशिप की एम्प्लॉयज़ के अंदर. एट द सेम टाइम मेक्स देम कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और उसी टाइम पे आप क्या करो, उनको वो अगर ऐसा फील करेंगे कि वो ओनर है तो वो अपनी कंपनी के लिए और ज़्यादा काम करेंगे. तो आपको बताना है कौन से वाले इंसेंटिव की बात यहाँ पे सुनीता कर रही थी. जॉब सिक्योरिटी, को पार्टनरशिप, पर्क्यूसाइट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 45. हाँ जी मुस्कान, आई होप जब तक आपके एग्जाम्स होंगे तब तक क्लासेस चलेंगी. जल्दी से बताओ. राइट. इसका करेक्ट आंसर क्या है? को पार्टनरशिप. क्या है इसका करेक्ट आंसर? को पार्टनरशिप. राइट. नो नॉट पर्क्यूसाइट्स. उसने बोला है ना ओनर. देखो यहाँ पे पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है? ओनरशिप की बात हो रही है. किस चीज़ की बात हो रही है? ओनरशिप की फीलिंग आएगी उनके अंदर से. तो कौन से वाला इंसेंटिव है ये उनके लिए? को पार्टनरशिप वाला है. कौन सा है? को पार्टनरशिप वाला है. वेरी गुड.